ये यूनाइटेड किंगडम है और ये यूके का साम्राज्य था और ये उस साम्राज्य का क्राउन जेवल था, इंडिया। नमस्ते दोस्तों, मैं उदयन किशोर और आपने शशि थरूर की फेमस स्पीच सुनी होगी जिसमें वो बताते हैं कि कैसे जब अंग्रेज इंडिया आए तो यहाँ की जीडीपी वर्ल्ड की 27% थी और जब छोड़ के गए तो वो घट के 3% रह गई थी। ये शो करता है कि इंडिया कितना अमीर और इम्पोर्टेंट था। एनीवे, इस एम्पायर को मैनेज किया जाता था सिविल सर्वेंट्स के थ्रू, जिससे कि आगे चल के आज की आईएएस निकली, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और उस सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी। हालांकि वो कंपनी इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। इनफैक्ट एक टाइम में इसके पास यूनाइटेड किंगडम से 4 गुना ज्यादा बड़ी आर्मी थी। खैर, जब इस कंपनी ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई तो इनिशियली अपना काम अपने यहाँ के एम्प्लॉयज से करवाती थी, मोस्टली टैक्स कलेक्शन वगैरह का, और खुद सिर्फ निगरानी करती थी। लेकिन फिर इसने नोटिस किया कि वो एम्प्लॉयज करप्शन बहुत करते थे, पैसा खा जाते थे या रिश्वत लेकर टैक्स छोड़ देते थे या जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे यहाँ के लोगों को अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। तो उसको देखते हुए 1853 में इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मेन लक्ष्य था इंडिया में ब्रिटिश रूल का पर्पस अचीव करना, मतलब टैक्स कलेक्ट करना, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना एटसेट्रा। तीर्थ यात्रा पे तो आए नहीं थे, और क्योंकि एम सिर्फ कंपनी राज का हित देखना था, इसलिए इस सर्विस में प्राथमिकता अंग्रेजों को ही मिलती थी। ये सिविल सर्वेंट्स सबसे सीनियर ऑफिसर्स होते थे, सब एम्प्लॉइज इनको ही रिपोर्ट करते थे, फाइनल डिसीजन इन्हीं का होता था। और सही भी था, उनके लोग थे तो उनका हित देखते थे। इंडियंस पता नहीं कितना देख पाते। कैसे आरआरआर मूवी में रामचरण का जो कैरेक्टर है वो पुलिस सर्विस में सिर्फ इसलिए है ताकि हथियार चुरा सके। क्या करोगे, ह्यूमन नेचर ही सेल्फिश है। एनीवे, क्योंकि इनका मेन काम टैक्स कलेक्ट करना था, इसलिए इनको कलेक्टर कहा जाता था, जो परंपरा अभी हाल तक चल रही थी। और जो इंडिया की जीडीपी 27% से 3% हुआ, जो शशि थरूर ने पॉइंट आउट किया अपनी स्पीच में, वो ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथ से तो किया नहीं, वो इन्हीं सिविल सर्वेंट्स ने किया। एक वक्त पे इंडियन सिविल सर्विसेज दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल और इज्जतदार सर्विसेज में एक थी, और ये सिविल सर्वेंट्स एक टाइम पे दुनिया में सबसे ज्यादा पेमेंट लेने वाले एम्प्लॉइज थे। ब्रिटेन के सबसे अच्छे घरों के लोग इस सर्विस में आते थे और इसमें आना सोशल स्टेटस माना जाता था। दुनिया के सबसे महान राइटर्स में एक जॉर्ज ऑरवेल हो या रुडयार्ड किपलिंग, जो कि दुनिया के पहले राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, एज वेल एज अब तक के यंगेस्ट नोबेल विनर फॉर लिटरेचर, या फिर विलियम मेकपीस ठाकरे, जिनकी नोवेल वैनिटी फेयर पे दुनिया की पहली कलर फिल्म बनी। ये सब इंडियन सिविल सर्वेंट्स के ही बच्चे थे। एनीवे, सिविल सर्विस की शुरुआत हुई थी कि ब्रिटिश अपना कंट्रोल बना के रख सके, और उन्होंने बखूबी रखा भी। ये सर्विस इस कदर ब्रिटिश हित के प्रति समर्पित थी कि आजादी के वक्त कांग्रेस इसको डिसॉल्व करना चाहती थी, वो तो सरदार पटेल ने रोक लिया। एनीवे, हालांकि आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया इंडियन सिविल सर्विसेज को, लेकिन काम आज भी वही है, कंट्रोल बना के रखने का। आपने अक्सर सुना होगा कि देश आईएएस ही चलाते हैं। ये काफी हद तक सही है, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि कोई और चला नहीं सकता। इसका रीजन ये है कि ये पावर छोड़ना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते किसी और के साथ। लाइसेंस राज के टाइम में तो 1951 से 1991 के बीच आईएएस ही सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को हेड करते थे, जिनमें ज्यादातर आज या तो खत्म हो गए या प्राइवेटाइज हो गए। खैर, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव, जो कि फॉर्मर आईएएस भी थे, उन्होंने कुछ समय पहले एक आर्टिकल लिखा था कि कैसे आईएएस हैज फेल्ड द नेशन। उन्होंने करप्शन और इनकम्पिटेंस को मेन रीजन बताया था, लेकिन प्रॉब्लम उससे कहीं बड़ी है। चलिए बताता हूँ कैसे। इस देश के संविधान में भले लिखा हो कि सब बराबर है, लेकिन सही मायने में यहाँ इतनी डिस्पैरिटी है कि आप सोच भी नहीं सकते, और इन सब में सबसे ऊपरी पायदान पे है आईएएस। ये डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे ही एक आईएएस एक आईपीएस से 2 साल सीनियर होता है। मतलब 2026 में ज्वाइन करने वाला एक आईएएस सीनियरिटी में 2024 में ज्वाइन करने वाले एक आईपीएस के बराबर होता है। ये सिर्फ देश के टॉप 2 जॉब्स का डिफरेंस है, बाकी की जॉब्स का तो पूछिए ही मत। जैसे सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर्स, मतलब सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ वगैरह में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है।
एलिजिबिलिटी इनके लिए भी उतनी ही चाहिए जितनी एक आईएएस बनने के लिए चाहिए। लेकिन ये सारे अपने फोर्सेज में आईजी या डीआईजी नहीं बनते, वो एक आईपीएस ही बनेगा। वैसे ही सीबीआई, ईडी, एनआईए एटसेट्रा में बहुत सारे डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, लेकिन टॉप पे आईपीएस ही होते हैं। आप जितना चाहे मेहनत कर लो, लेकिन सीधे हेलीकॉप्टर लैंडिंग होगी किसी आईएएस या आईपीएस की ही। अब सवाल है कि क्या बाकी के लोग इतने निकम्मे हैं कि वो लीड नहीं कर सकते? मतलब ऐसा क्या है एक एग्जाम में कि वो इंसान को बाकी सबसे ज्यादा सुपीरियर बना देती है कि आप चाहे जो कर ले जिंदगी में, आप वहां नहीं पहुंच सकते जहां ये जाएगी। आई मीन आईआईटी भी टफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप आईआईटी नहीं निकाल पाए तो आप कभी उनकी बराबरी कर ही नहीं सकते। लेकिन आईएएस आईपीएस में है, लेकिन सही मायने में ये पोजीशंस टफ एग्जाम या एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट के चलते इतनी सॉट आफ्टर नहीं है या इन वजहों से इतनी पावर होल्ड नहीं करते। इनका मेन रीजन है सरकार के काम आना। यही है जो सरकार के ऑर्डर, सारी पॉलिसीज वगैरह को इम्प्लीमेंट करते हैं। यही है जो पुलिस को कब क्या करना है कि सरकार खुश हो, इसका फैसला लेते हैं। कहाँ दंगे होने देना है, कहाँ रोक देना है, किस कम्युनिटी को रोकना है कि सरकार में बैठे लोग खुश हो, ये यही डिसाइड करते हैं। और यही क्यों? क्योंकि इनको कंट्रोल करना, काम करवाना सरकार के लिए आसान होता है। जो बंदा अपने डिपार्टमेंट में काम करके आगे बढ़ा हो, सरकार की ख्वाहिशों से नहीं, वो तो सरकार की हाजिरी नहीं बजाएगा, जैसे अमेरिका में मना कर देते हैं। इंडिया में कब देखा आपने ऐसा? फिल्मों को छोड़ दे तो यहाँ चाहे इमरजेंसी हो या गुजरात राइट्स, इन्होंने वही किया जो सरकार ने चाहा। अक्सर कहा जाता है कि देश में नेता सबसे खराब है, नेता होना गाली बन गया है। सही भी है, लेकिन ये ऐसे हुए कैसे? इन्हीं आईएएस और आईपीएस के कंधों पे चढ़ के ना। और जब इतना पावर और गवर्नमेंट का बैकअप एंजॉय करेंगे तो करप्शन करने में डर तो लगेगा नहीं और इनकम्पिटेंट तो होंगे ही। और अगर एक तरह से देखा जाए तो पूरे देश की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट यही ऑल इंडिया सर्विसेज है, एज इन आईएएस और आईपीएस। कैसे? अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे कोई भी डिपार्टमेंट हो, इसके टॉप ऑफिसर्स में यही आईएएस या आईपीएस होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए इनको कंट्रोल करना इजी होता है। लेकिन जब हर जगह टॉप में यही होंगे थ्रू हेलीकॉप्टर लैंडिंग, तो बाकी के डिपार्टमेंट्स में टैलेंट को तो मार ही रहे हैं ना। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर सरकार को ऑर्डर दिया है कि जो आईपीएस ऑफिसर्स का बाकी के सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में डिप्यूटेशन पोस्ट्स हैं सीनियर रैंक्स पे, उसको 2 साल के अंदर खत्म करो। एज वी डिस्कस्ड, एक एग्जाम चाहे कितना भी टफ हो, उसे पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं करनी चाहिए। आप टैलेंटेड हो सकते हैं, बट एक एग्जाम पास करके आप सुपर ह्यूमन तो नहीं बन जाते ना, रहते तो होमो सेपियंस ही हैं। और अगर ये एग्जाम इतना ही क्रांतिकारी है तो अभी लेटरल एंट्री से प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जो डायरेक्ट आने वाले लोग हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं ना। उन्होंने तो एग्जाम नहीं निकाला ना। दैट शोज कि ये इम्पोर्टेंस एग्जाम के चलते नहीं है, बाकी लोग भी ये काम कर सकते हैं। ये इतना पावर इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि ये सरकार के लिए यूजफुल है। नहीं तो एक एग्जाम में थोड़ा ज्यादा नंबर लाके आप बाकी सबके सर्वा बढ़ जाते हो। बिसाइड्स, ये मल्टी लेवल एंट्री जो है सरकारी जॉब्स में, वो अपने आप में कितना गलत है। मतलब सिपाही लेवल पे जॉब लेने वाला दरोगा या इंस्पेक्टर बन के रिटायर हो जाता है, फिर जो दरोगा से स्टार्ट करता है वो डीएसपी बन के ही रह जाता है, और जो आईपीएस है जो सीधा डीएसपी बहाल होते हैं, वही आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। सोच के देखिए ये कितना गलत है। एक इंसान जो दरोगा लेवल पे इंटर हुआ है, वो चाह के भी आईजी, डीआईजी या कमिश्नर नहीं बन पाएगा, जितना भी अच्छा काम कर ले पूरे करिए। वही हाल सिपाही का है जो कभी डीएसपी नहीं बन पाएगा। यही हाल बाकी सारे डिपार्टमेंट्स का है। और जब इंसान को पता है कि नहीं बन पाएगा तो वो क्यों मेहनत करेगा? और फिर हम शिकायत करते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम ठीक से नहीं होता, लेकिन जब करियर में ग्रोथ होनी नहीं है काम के हिसाब से, तो वो रिश्वत या बाकी गलत काम तो करेगा ही ना। वैसे भी एक स्टूडेंट यूपीएससी या कोई भी एग्जाम कई वजहों से नहीं निकाल पाता, जिनमें सबसे बड़े रीजंस होते हैं पैसे की कमी या सोशल बैकग्राउंड की कमी। ज्यादातर स्टूडेंट्स या फैमिलीज का इतना सामर्थ्य नहीं होता कि सालों तैयारी कर सके, जबकि घर पे 2 वक्त की रोटी नहीं है। देश का इतना बड़ा तबका तो ऐसे ही एक्सक्लूड हो जाता है। आप अक्सर न्यूज देखते होंगे कि एक रिक्शे वाले का बच्चा या सब्जी बेचने वाले का बच्चा आईएएस बन गया। सोच के देखिए कि ये न्यूज क्यों है, क्योंकि ये बहुत रेयर है। न्यूज का एक ही फॉर्मूला होता है, जो रेयर है वही न्यूज है। हमें जर्नलिज्म में एक फेमस लाइन पढ़ाई जाती थी कि कुत्ते ने आदमी को काटा न्यूज नहीं है, आदमी ने कुत्ते को काटा न्यूज है।
इसलिए रिक्शे वाले के बच्चे का आईएएस बनना न्यूज है, क्योंकि वो अक्सर नहीं होता। क्योंकि रियलिटी ये है कि मोस्ट यूपीएससी कैंडिडेट्स का ज्यादा टाइम ये जानने में निकल जाता है कि पढ़ना क्या है। वहीं जो अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके घर परिवार में लोग यूपीएससी में रहे हैं, उनकी तैयारी बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। और वैसे भी इंटरव्यू का बायस भी तो रूल आउट नहीं किया जा सकता। चर्चा तो होती ही रहती है आए दिन। देयर इज अ रीजन कि क्यों यूके में, जहां ये सिस्टम स्टार्ट हुआ आईएएस आईपीएस का, वहीं इसको फॉलो नहीं किया जाता। वैसे भी एक बात समझनी होगी कि इंडिया में एग्जाम टफ होते हैं पॉपुलेशन के चलते। सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन पर्पस होता है। एक एग्जाम की जगह एम्फेसिस काम के हिसाब से प्रमोशन पे हो तो ज्यादा अच्छा होगा, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में आईपीएस डिप्यूटेशन खत्म करने के लिए बोला है। नहीं तो जब सारा पावर आईएएस और आईपीएस के हाथ ही रहेगा तो बाकी के लोग क्यों मेहनत करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। सोच के देखिएगा कभी कि देश की तरक्की में ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, एज इन आईएएस और आईपीएस, वो कितनी बड़ी रुकावट है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 312 सरकार को आईएएस और आईपीएस की तरह और भी ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने का पावर देती है। तो फिर इन दोनों के अलावा और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अलावा चौथा ऑल इंडियन सर्विस स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? क्यों आईएएस और आईपीएस में हर जगह चौधरी बनेंगी? ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस, ऑल इंडिया टेक्निकल सर्विसेज, ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज, ऑल इंडिया बैंकिंग सर्विसेज क्यों नहीं बनता? क्योंकि फिर उस एरिया के एक्सपर्ट्स आएंगे और आईएएस की और उनके थ्रू सरकार की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। इसलिए बिसाइड्स ये आईएएस या आईपीएस कोई क्रांति तो लाते नहीं, या कोई रॉकेट साइंस वाला ही काम करते हैं। ये बस स्टेटस को ही मेंटेन करते हैं या सरकार के ऑर्डर्स को कैरी आउट करते हैं। वैसे भी समाज एक कलेक्टिव फोर्स है और कोई एक इंडिविजुअल इसको नहीं चलाता, चाहे कोई कितना भ्रम पाल ले। बाकी तो जो है सो है ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होप आई अर्न दैट प्रिविलेज। अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सी टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। थैंक यू।